दोस्तों देश में सब बंगाल और यूपी को देखते रह गए, लेकिन असली काम गुजरात ने कर दिया। बांग्लादेशियों को देश से भगाने की तैयारियों के बीच गुजरात ने बेहद शांति के साथ ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू कर दिया। देश के अंदर रातों रात 501 घुसपैठियों को दबोच लिया गया। और ये क्या है और गुजरात में ये कैसे हुआ, आइए बात करते हैं। कम से कम 200 जितने बांग्लादेशियों को पूरे गुजरात से पकड़ने का काम गुजरात पुलिस द्वारा चालू ही है। ये एक बड़ा ऑपरेशन है और आने वाले दिनों में भी ऑपरेशन चालू रहेंगे। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव से पहले ही देश से घुसपैठियों को भगाने और खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट की पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया था। इसी बयान के बाद से गुजरात में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई। नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स को मजबूत करना जरूरी था। गुजरात भी बंगाल की तरह एक बॉर्डर स्टेट है जिसके बॉर्डर्स पाकिस्तान से लगे। हालांकि ये भी एक तरह का खतरा ही है। घुसपैठ को रोकने के लिए गुजरात पुलिस ने भी कमर कस ली। बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के बांग्लादेश घुसपैठिए गुजरात में अलग अलग शहरों में रह रहे हैं और मजदूरी या बाकी बिजनेसेस में लगे। पुलिस का टारगेट न सिर्फ घुसपैठियों को पकड़ना है, बल्कि उन लोकल लोगों, मकान मालिकों, ठेकेदारों पर भी लीगल कार्रवाई करना है जिन्होंने बिना जरूरी पुलिस वेरिफिकेशन की इन्हें जगह दी, नौकरी दी या काम पर रखा। बस इसी एक ऑपरेशन को ऑपरेशन डेल्टा हंट कहा गया है। इस ऑपरेशन का नाम यही क्यों रखा गया? इस ऑपरेशन का नाम डेल्टा रखने के पीछे एक खास स्ट्रैटेजिक वजह, जियोग्राफी और सिक्योरिटी की भाषा में बंगाल का सुंदरवन डेल्टा और भारत बांग्लादेश सीमा पर नदियों से घिरे रिवराइन बॉर्डर को घुसपैठ का सबसे बड़ा रूट माना जाता है। गुजरात पुलिस इस ऑपरेशन के जरिए सीधे उस नेटवर्क को हंट कर रही है जो इसी डेल्टा को पार करके भारत में एंटर करते हैं। इसीलिए देश के इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस खुफिया मिशन का कोड नेम ऑपरेशन डेल्टा हंट तय किया गया। इसका मेन फोकस इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिए भगाने का ही ऑपरेशन नहीं, बल्कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस बात की भी गहराई से जांच कर रही हैं कि क्या ये नेटवर्क के जरिए म्यांमार से रोहिंग्यास या किसी पाकिस्तानी नागरिक ने भी स्टेट में पहचान बदलकर जगह ली है क्या। जांच में सामने आया कि हिरासत में लिए गए कई घुसपैठियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुए। पुलिस अब उस पूरे नेक्सस को क्रैक करने में जुटी है जो बंगाल या बाकी बॉर्डर स्टेट्स के रास्ते इन्हीं फर्जी पहचान दिलाने में इन्हें मदद करता है। गलत जगह से डॉक्यूमेंट्स बना के, आधार कार्ड वगैरह बना के, फिर अलग अलग एरिया, पिछले बार जो हम लोगों ने पकड़ा था उस एरिया के इन्होंने छोड़ के कुछ नए एरिया में इन्होंने बसना चालू किया, जिससे कि पुलिस को डाउट ना हो। तो उनके जो एजेंट्स हैं जो इनको लाते हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो लेबर काम करते हैं, कुछ टेक्सटाइल में काम करते हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटीज में भी है, कुछ लेडीज हैं जो इमोरल ट्रैफिकिंग में भी है। तो उन सब में इसीलिए हमारा फोकस इस बार एजेंट्स के ऊपर है जो इनको लाते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स फेक क्रिएट करते हैं। इस ऑपरेशन का एक कड़ा नियम है कि सिर्फ बांग्लादेशियों और बाकी घुसपैठियों पर ही नहीं, बल्कि उन्हें बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कमरा किराए पर देने वाले मकान मालिकों, फैक्ट्रियों, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करवाने वाले जो ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की जा रही है। सरकार ने साफ किया है कि लोकल लोगों की लापरवाही या लालच को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यह भी जान लीजिए दोस्तों कि क्या ये नॉर्मल पुलिस चेकिंग नहीं है। इस स्टेट वाइज सर्च ऑपरेशन को लीड करने के लिए गुजरात ATS क्राइम ब्रांच और हर जिले के SOG को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। सस्पेक्ट्स के डिजिटल फुटप्रिंट्स और बैंक ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है ताकि किसी भी पोटेंशियल टेरर फंडिंग या स्लीपर सेल के एंगल को भी रूल आउट किया जा सके। पकड़े गए सभी घुसपैठियों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जा रहा है, इसे एक सेंट्रल डेटाबेस में फीड किया जा रहा है ताकि डिपोर्ट होने के बाद ये लोग दोबारा किसी नए नाम या फर्जी पहचान पत्र के सहारे भारत के बॉर्डर्स में या गुजरात स्टेट में वापस एंटर न कर पाए। दोस्तों ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत जारी ताजा आंकड़ों की माने तो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अब तक कुल 501 घुसपैठियों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिसमें ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। गुजरात के स्टेट होम मिनिस्टर ऑफिस और स्टेट पुलिस के जारी किए गए ताजा अपडेट्स के हिसाब से इस ऑपरेशन से जुड़े कई आंकड़े सामने आए। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे चौंकाने वाला पहलू इसका टेक ड्रिवन होना है। गुजरात पुलिस के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बेहद गहराई से टेलीकॉम डेटा एनालिसिस किया। इसके जरिए गुजरात के ऐसे 6200 मोबाइल नंबरों का एक बड़ा डेटाबेस तैयार किया गया जिनसे लगातार बांग्लादेश के फोन नंबरों पर बातचीत की जा रही थी। उनके जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस है, जो व्हाट्सएप, इमो अथवा सिग्नल, टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशन से बांग्लादेश के टच में रहती थी, वो डेटा का हम लंबे समय से एनालिसिस कर रहे थे और उस एनालिसिस के आधार पे ये जो सस्पिशियस 450 लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई गई। इसी डेटाबेस के आधार पर पुलिस सीधे उन ठिकानों पर पहुंची। शुरुआती फेज में जो गिरफ्तारियां हुई उसमें ऑफिशियली पहले लॉट में 362 गिरफ्तारियां पुख्ता की गई। उनके जेंडर और उम्र के ब्रेकअप ने सिक्योरिटी एजेंसीज को चौंकाया। पकड़े गए घुसपैठियों में मेल से ज्यादा फीमेल थी। आंकड़ों की माने तो इसमें 188 महिलाएं, 301 पुरुष और 71 बच्चे शामिल थे। पुलिस जांच के अनुसार हिरासत में ली गई कई महिलाएं स्पा और प्रोस्टिट्यूशन के नेटवर्क से जुड़ी पाई गई। वहीं 780 घुसपैठी अभी वेरीफाई किए जा रहे हैं। पूरे गुजरात स्टेट में से अकेले अहमदाबाद शहर में सबसे ज्यादा 166
से घुसपैठियों को दबोचा गया। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर्स पर क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम और एसओजी की 30 से अधिक स्पेशल टीमों ने अलग अलग शहरों में और उनके चुनिंदा इलाकों में एक साथ आधी रात को छापेमारी की। जैसे ही 2 जून की रात को छापेमारी शुरू हुई, घुसपैठियों के बीच हड़कंप मच गया और कई लोग शहर छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुलिस ने इसके लिए पहले से ही लीक प्रूफ प्लानिंग तैयार कर रखी थी। शहरों में रेड पड़ने के साथ ही रेलवे स्टेशन, बस डिपो और मेन हाईवे के एग्जिट पॉइंट्स पर तुरंत स्पेशल नाकाबंदी की गई, जिसके चलते भागने की कोशिश कर रहे 18 सस्पेक्ट्स को बस और ट्रेनों से उतरते वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया। इस ऑपरेशन की सीरियसनेस को समझने के लिए बता दें कि अकेले अहमदाबाद शहर की पुलिस ने पिछले साल 2025 में 465 घुसपैठियों को कानूनी प्रोसेस के तहत वापस उनके देश डिपोर्ट किया है। लेकिन इस साल ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत महज 48 घंटे के अंदर ही पूरे स्टेट से 501 लोग पकड़े जा चुके। और ये दर्शाता है कि ये नेटवर्क पिछले साल की तुलना में इस बार कितनी बड़ी मशीनरी के साथ क्रैक किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि अहमदाबाद और सूरत के कुछ चुनिंदा स्लम इलाकों और लेबर कॉलोनियों में पुलिस ने सीधे छापेमारी नहीं की है अभी तक। पुलिस कमिश्नरेट के सोर्सेज के अकॉर्डिंग पिछले 2 हफ्तों से लोकल सब्जी बेचने वालों, ऑटो वालों और कबाड़ पर काम करने वालों जो लोग हैं, उनके अंडरकवर मुखबिर इन इलाकों में एक्टिव किए गए थे। उन्होंने इन लोगों की लिस्ट तैयार की जिनकी बोली, भाषा या लहजा लोकल गुजराती या नॉर्मल हिंदी से अलग थी। जब मुखबिरों ने सस्पेक्ट्स के रूटीन को पुख्ता किया, तब जाकर फील्डिंग लगाई गई और आधी रात को दबिश की गई। अब दोस्तों, गुजरात सिर्फ इसलिए टारगेट नहीं है क्योंकि वो एक बॉर्डर स्टेट है, बल्कि ये एक ऐसे जियोपॉलिटिकल लोकेशन पर है जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। इस स्टेट के पास भारत की सबसे लंबी 1600 किलोमीटर की सी बॉर्डर्स भी हैं। साथ ही एक लंबा इलाका पाकिस्तान से सटा हुआ है। इस मुश्किल दलदली और बड़े सी रूट्स का फायदा उठाकर घुसपैठिए, ड्रग तस्कर और एंटी नेशनल एलिमेंट्स आसानी से इंडियन बॉर्डर्स में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। 2008 का मुंबई हमला यानी 26/11 का जो अटैक था, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जहां टेररिस्ट ने गुजरात के जखाऊ के पास से ही भारतीय नाव कुबेर को अगवा किया था। इसके अलावा गुजरात भारत के सबसे तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन करने वाले स्टेट्स में से भी है। सूरत का डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अहमदाबाद भरूच के मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट और मोरबी का सिरेमिक इंडस्ट्री, ये सभी ऐसे इलाके हैं जहां भारी मात्रा में मैनुअल लेबर, सस्ते मजदूरों की जो जरूरत होती है वो होती है। अब ये घुसपैठिए गुजरात को एक इकोनॉमिक मैग्नेट बना रहे हैं। लोकल ठेकेदार कम पैसों और बिना किसी कानूनी झंझट के जैसे ईपीएफ और बीमा के इन लोगों को काम पर रखते हैं। ये सस्ते मजदूर लोकल भारतीय मजदूरों के रोजगार को अफेक्ट भी करते हैं और स्टेट की इकोनॉमी में एक पैरेलल बाजार भी खड़े करते हैं। वहीं घुसपैठिए अब केवल बॉर्डर इलाकों तक सीमित नहीं रहते, वो बंगाल या असम के रास्ते भारत में घुसकर सीधे गुजरात के बड़े शहरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा में पहुंच जाते। हालिया जांचों में सामने आया है कि ये लोग बहुत जल्द लोकल दलालों की मदद से डॉक्यूमेंटेशन बनवाकर एक पोटेंशियल स्लीपर सेल की तरह भी काम करते हैं। खैर, इस बड़े क्रैकडाउन पर आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या आपके अगल बगल भी कोई ऐसा इलाका है, कोई ऐसा एरिया है जहां पर आपको लगता है घुसपैठिए हैं, जिनको देखकर आपको शक है कि भाई ये भारत के हो ही नहीं सकते? उसके बारे में अपने नजदीकी पुलिस को जरूर रिपोर्ट करिएगा, आंख नाक कान खुली रखिएगा। और ऐसे इलाकों के बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी शेयर करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ बड़े वकील अश्विनी उपाध्याय जी ने इस मुद्दे पर बहुत सारी बातें की हैं हमारे पॉडकास्ट में। इनफैक्ट हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए आप हमारे टीआरपी चैनल पर भी जरूर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। ताजमहल का केस भी बीच बीच में सामने आता है। कहते हैं ताजमहल के नीचे एक शिव मंदिर है। ताजमहल में नीचे आज भी ऐसे 27-28 कमरे हैं जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद हैं। उनको खोला जाएगा आज भी, तो आपको उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें बलि को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ओके, तो अगर बलि असंवैधानिक हो सकती है तो कुर्बानी क्यों नहीं असंवैधानिक हो सकती? ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है उसको बार बार फवारा बोलना ये सही है? तो अगर वो फाउंटेन है तो जांच तो कराइए। कहिए कि विष्णु शंकर जैन ने जो सिद्ध क्लेम कर रहे हैं कि शिवलिंग है, गलत है, ये तो फाउंटेन है। पर उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट आके उसको स्टे करवाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को, कि नहीं जांच नहीं होगी। जांच नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है कि शिवलिंग की एसआई जांच की जाए, तो कोर्ट ने रोका क्यों? विष्णु जी, आपको हमने कोर्ट में भी देखा है और मीडिया में भी देखा है अपनी बात रखते हुए। ओवैसी साहब अक्सर मीडिया के सामने ज्यादा दिखाई देते हैं। कोर्ट में ये जितने भी मंदिर मस्जिद के केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें वो कभी दिखाई है, सुनाई नहीं दी। क्या रीजन ये है कि उनके पास इन बातों का जवाब नहीं। मीडिया में क्यों आके बोलना है? क्योंकि मीडिया में और कोई किसी से डिबेट नहीं करनी है। वन साइड बोल के चले गए जी, किसी से डिबेट कहाँ की कि कोई उनको कंट्राडिक्ट कर सके। कश्मीरी हिंदूज की बात तो होती है, लेकिन कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड केस रीओपन होगा कभी? केस रीओपन हो, पर क्या हो, जो वहां पे हुआ उसको हमें जेनोसाइड घोषित करना। लीगल रूप में अभी भी जेनोसाइड घोषित नहीं हुआ है। सर, मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर भक्तों में बहुत गुस्सा है। कहते हैं ये बंद होना चाहिए। इनफैक्ट महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर एक केस भी किया गया। क्या केस है वो? नंदी भगवान के पास बैठ के दर्शन करने सेलिब्रिटीज को अधिकार है, तो एक आम आदमी को भी वो अधिकार होना चाहिए।
उसके लिए आपको डीएम साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी, और डीएम साहब आपको अगर वीआईपी मानेंगे तो ही आप वीआईपी हैं, नहीं तो नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। ये एकदम संवैधानिक गलत है। अगर आप किसी को अधिकार दे रहे हैं, किसी को सुविधा दे रहे हैं, तो दूसरे पक्ष को इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट ना करिए कि उसको ये लगे कि भाई ईश्वर हमारे लिए सरल नहीं। ये जो संभल वाला केस हुआ था उसमें दुबई के एक गैंगस्टर ने आपको मारने की सुपारी दी थी, ये सच है क्या? जब 24 तारीख को वहाँ पे सर्वे कर रहे थे तो भारी मात्रा में वहाँ पे वायलेंस किया गया, और अगर उस दिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं होता तो वहाँ से कोई सर्वे टीम का आदमी बच के नहीं आना, सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते।